गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लास चलाई जा रही हैं, जिसमें मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में हीट और टेम्परेचर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो हम आज उसमें आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं। तो हमने कल इंटरचेंज ऑफ हीट के बारे में पढ़ लिया था कि ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है कि जब एक गर्म वस्तु को किसी ठंडे पानी में डाला जाता है तो क्या होता है वह ऊष्मा क्या होती है, गर्म से ठंडे की ओर चली जाती है। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक दोनों का टेम्परेचर क्या समान ना हो जाए। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है? वह ताप जिस पर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, उबलने लगता है। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे हमारा पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब हम पानी को 100 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा, गर्म करते करते क्या होगा, 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पानी का कितना पहुंच जाएगा, 100 सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, पानी उबलने लगेगा। यानी कि कोई भी द्रव्य क्या उबलने लगे, वही उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग मीन्स गलनांक, यानी कि वह ताप जिस पर क्या होता है, वस्तु गल जाए, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस ताप क्रम पर कोई ठोस द्रव क्या होता है, पिघलता है, उस ताप क्रम को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसी तापक्रम पर कोई द्रव्य ठोस जम जाता है। तो इसमें सोना क्या होता है, हमारा सोने का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1063 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो हमारा सोना है वो क्या होगा, 1063 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ही पिघलेगा। अगर इससे नीचे होगा, नीचे गर्म करेंगे तो क्या होगा, जब तो नहीं उबलेगा, मेल्ट नहीं होगा और पिघलेगा नहीं। जैसे ही उसका टेम्परेचर क्या होगा, 1063 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो सोना पिघल जाएगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे लेटेंट हीट क्या होती है? वह ऊष्मा की वह मात्रा जो ताप परिवर्तन किए बिना पदार्थ की अवस्था क्या होती है, बदल जाती है, वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि क्या होता है, यह लेटेंट हीट क्या होती है, जैसे कि कोई वस्तु है, उसके तापमान में क्या होता है, परिवर्तन नहीं किया जाए और परिवर्तन किए बिना पदार्थ की अवस्था में बदल जाती है, तो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है।
इस प्रक्रिया के दौरान ताप स्थिर रहता है जब तक पदार्थ पूर्ण रूप से बदल नहीं जाता। यानी कि कोई पानी है और उसका टेम्परेचर है, तो उसको कोई टेम्परेचर है तो क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ बनाने के लिए, यानी क्या होगा, टेम्परेचर तो वही रहेगा, पदार्थ की अवस्था क्या हो गई, पानी से क्या हो गया, बर्फ़ बन गई। तो ये तो होती है हमारी लेटेंट हीट। आगे चलते हैं, गलन ऊष्मा, फ्यूजन लेटेंट हीट। फ्यूजन लेटेंट हीट क्या होती है, ऊष्मा की वह मात्रा जो बिना ताप बदले 1 ग्राम ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में बदलती है, उसे गलन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ को पानी में बदलने हेतु 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा आवश्यकता होती है। यानी कि बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है। तो गलन ऊष्मा क्या होती है कि क्या होती है, बिना ताप बदले 1 ग्राम ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में बदलना, यानी कि बर्फ को पानी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जैसे अगर बर्फ को हम पानी में बदलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भाप की गुप्त ऊष्मा, वेपर लेटेंट हीट। वेपर लेटेंट हीट क्या होती है, 1 ग्राम तरल पदार्थ को गैसीय रूप में बिना तापक्रम बदले परिवर्तित होना ही भाप की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। पानी को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए हेतु 536 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी भाप गुप्त ऊष्मा क्या है, कोई तरल पदार्थ है, क्या करना है उसको गैसीय रूप में बिना तापक्रम बदले, यानी कि कोई पानी है, 0 डिग्री पानी से हमें क्या करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या बनानी है, बर्फ़ बनाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता हो पड़ती है उसको हम वेपर लेटेंट हीट या भाप गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये पानी की वाष्प की लेटेंट ऊष्मा क्या होती है, 536 गुप्त ऊष्मा होती है। आगे तो अब हमने ये क्या वेपर लेटेंट हीट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ताप के तीनों पैमानों की तुलना, यानी कि जो हमारे 3 पैमाने होते हैं, कौन कौन से हमारे 3 पैमाने होते हैं, एक तो होता है सेंटीग्रेड पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना। एक और पैमाना होता है, कौन सा होता है वो, ज़ीमर पैमाना, चौथा। तो हम 3 पैमानों की तुलना करेंगे। तो क्या है इसके बारे में, किसी एक वस्तु का तापमान शेष पैमानों में क्या होता है, आसानी से बदला जा सकता है। कैसे, यदि हमें किसी एक पैमाने का पता हो तो क्या कर सकते हैं, हम तीनों पैमाने पर पता कर सकते हैं। किसी तापमापी के दोनों स्थिर अंकों के बीच की दूरी को मूलांतर कहते हैं। और ये आगे क्या दे रहा है, यह सेंटीग्रेड पैमाने पर 100 फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 180 तथा वीमर में 80 तथा केल्विन में 100 केल्विन होता है। इसी प्रकार सेंटीग्रेड में 0 सेंटीग्रेड से और फ़ारेनहाइट में 32 से, वीमर में 0 सेंटीग्रेड से और केल्विन में 273 डिग्री से तापमान क्या होता है, यहाँ से तापमान
पैमाने में स्टार्ट होता है। तो हम अब क्या करेंगे, हम एक सूत्र होता है उसके क्या होता है, उसके द्वारा हम तीनों पैमानों के से कि एक पैमाने का पता हो तीनों का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है C/100 F-32/180 बराबर R/80 बराबर केल्विन -273/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, C/5 बराबर F-32/9 बन जाएगा और बराबर I/4 उसके बराबर K-273। जब क्या होगा, अगर हमें सेंटीग्रेड में दिया हो, फ़ारेनहाइट में पता करना हो तो ये वाला सूत्र लगाते हैं, या फ़ारेनहाइट में दिया हो सेंटीग्रेड में पता लगाना हो तो ये, तो भी ये वाला यूज करते हैं। जब सेंटीग्रेड में दिया हो केल्विन में पता करना हो तो क्या करते हैं, केल्विन बराबर 273 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड, 200 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड। ठीक है, जब सेंटीग्रेड में दिया हो केल्विन में पता करना हो तो कौन कौन सा यूज करते हैं हम, C/5 बराबर करेंगे हम K-273/5, 5 से 5 कट जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा, C बराबर K-273। तो यहाँ से हम सेंटीग्रेड और केल्विन में निकाल सकेंगे। तो इसी प्रकार क्या होगा हमारा, इसी प्रकार हम अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो और केल्विन में पता करना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में तुलना करके मान रखे के करके क्या करेंगे, हम F-32/9 बराबर क्या करेंगे, K-273/5। ठीक है, तो इस प्रकार हम तीनों पैमानों में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर एक पैमाने का हमें क्या हो, एक पैमाने का क्या हमें एक पैमाने का पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों पैमानों का पता लगा सकते हैं। तो हम अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट, ये हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर में का यूज कहाँ होता है, टेम्परेचर मापने में। जो डॉक्टर होते हैं उनके पास क्या होता है, ऐसा ही एक थर्मामीटर होता है। वो क्या होता है, ये हमारे मुंह में लगा देते हैं और इससे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। थर्मामीटर का ये क्या है, एक टेम्परेचर मापने का यंत्र है। इसका उपयोग तापमान मापने में किया जाता है। थर्मामीटर में एल्कोहल या पारा का द्रव भरा होता है। तो इसमें क्या होता है, या तो पारा भरा होता है या एल्कोहल। प्रयोग किए जाने वाले द्रव का तापमान बढ़ने पर क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है। यानी कि क्या होता है, जैसे ही इसमें पारा भरा होता है या अल्कोहल, तो जैसे ही ये गर्म होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, फैलने लगता है। तो कम तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में अल्कोहल का यूज किया जाता है। अगर हमें उच्च तापमान मापना है तो क्या करते हैं, पारे का यूज करते हैं। अगर कम तापमान नापना है तो अल्कोहल का यूज करते हैं। तो उच्च तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में पारे का यूज किया जाता है। इससे 357 डिग्री तक टेम्परेचर नापा जाता है। यानी कि इससे क्या होता है, पारे थर्मामीटर से 357 डिग्री तक हम टेम्परेचर माप सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। थर्मामीटर के गुण कौन कौन से होते हैं। थर्मामीटर के गुण, पारे को नली में पढ़ा जा सकता है।
तो क्या होता है, जैसे पारा गर्म होता है तो क्या होता है, वो चमकने लगता है, फैल जाता है, तो क्या होता है, चमकने लगता है, और हम स्केल के माध्यम से उसको पढ़ लेते हैं। इसका फैलाव ताप बढ़ने पर समान रूप से होता है, यानी कि जब जैसे जैसे ताप बढ़ता है वो क्या होता है, ये फैलने लगता है। और क्या होता है, यह नली में दीवारों को गीला नहीं करता। ये क्या होता है, जो नली होती है उसमें क्या होता है, चिपकता नहीं है, यानी कि गीला नहीं करता है। ये क्या होता है, ये ऊष्मा का सुचालक है। इस ऊष्मा यानी कि ऊष्मा का सुचालक है ये। यह आसानी से शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। तो पारा क्या होता है, एक मेटल होता है, ये आराम से शुद्ध अवस्था में हमें मिल जाता है। तो हमने अब यहाँ से अब तक पारा के बारे में, थर्मामीटर और तीनों पैमाने के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कल आपको पायरोमीटर के बारे में, पायरोमीटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।